गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों। और यह सेशन आपके जुलाई 2025 में जो स्टेट आ रही है दोस्तों, उस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी तक दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 का और 2020 का, ये 2023 का ख़त्म हो चुका है और 2020 का अंतिम बचा हुआ ये 26 फरवरी 2020 का। तो देखिए दोस्तों, आज हम यही करेंगे। और टोटल जो दोस्तों अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे, वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, टोटल मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स, आज ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए के फाउंडेशन के द्वारा 16 मई 2019 को 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे विजेता घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, ये 2019 का सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण कला का। तो और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा उस समय जो मिला था तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था, मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स। देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 28वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान की लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास स्वप्न प्रास को दिया गया। और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया। यह पुरस्कार वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है 12 जून 2019 को नई दिल्ली में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, ये 54वां है। ये सब दोस्तों हम लोग के एग्जाम में नहीं पूछा सका। अभी वर्तमान में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को 2023 के 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है दोस्तों। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों अभी वर्तमान में ये ज्ञानेश कुमार है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 31 मई 2019 को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके सभी छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन के लिए न्यूनतम राशि तय की है। तो उसमें दोस्तों 3000 रुपये ये राशि तय किया था दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 31 मई 2019 को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन की न्यूनतम राशि 3000 तय की है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इस पेंशन स्कीम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शामिल किया जाएगा। इस योजना में शामिल लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप सुदीर्मन कप 2019 का विजेता है दोस्तों, कौन है। तो चीन है दोस्तों, चीन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस संख्या को 52 से भाग देने पर, कौन सी संख्या है दोस्तों जिसे कि 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो किसी संख्या को अगर 52 से भाग देते तो 45 प्राप्त होता है। और उसके बाद किसी संख्या को अगर 13 से यदि संख्या को 13 से भाग देंगे तब कितना प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूमरेटर दोस्तों ये जैसे 52 के इसको भाज हो गया। और भागफल कितना है दोस्तों, भाजक कुछ और है दोस्तों। भागफल हमारा कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, शेषफल है यहाँ पर दोस्तों, शेषफल प्राप्त होता है। तो भाज बराबर होता है दोस्तों भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज बराबर भाजक गुना भागफल। देखिए भाजक, तो भाजक दोस्तों 52 हो गया। 52 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है भागफल। तो भागफल देखिए दोस्तों क्या आता है फ्रेंड्स, और 45 शेषफल, इसको जोड़ देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा 13 चुके 52, अलग अलग कर दिया, प्लस 39 प्लस 6, 13 कॉमन ले लिया इसमें दोस्तों। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 के प्लस 3 प्लस 6 आ जाएगा। उपरोक्त संख्या में 13 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2, 3√3, 4√4, 6√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों। √2 का मान ये 2 बराबर 1/2, 2⁻6, 1/12 और 2⁻6 बराबर 12 हो जाएगा।
उस पर 64 पावर 1/12 हो जाएगा ये। नेक्स्ट √3 में फिर 3 पावर 1/3 करेंगे, फिर 3 पावर 4 1/4 81 पावर 1/4। इसी हिसाब से यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों। सबको मतलब 112 मतलब 1/12 के फॉर्म में सबको हम ले आएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ देखिए 2 पावर 6 किए हैं दोस्तों, तो 1/6 तो 6 दूना 12 1/2 ही आ जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों को तो सबको करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें 3√3 वाला देखिए दोस्तों 8 पावर 81 पावर 1/12 है। तो 3√3 वाला सबसे बड़ा हमारा संख्या होगा। नेक्स्ट देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त 120 है। तो उन संख्याओं का योग है दोस्तों। देखिए सबसे पहले माना संख्या क्रमशः 3x 4x है दोस्तों, और उनका लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 3x 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12x हो जाएगा, और 12x हो गया। और तो इसका देखिए 12x दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तम समावर्तक इसका कितना है दोस्तों, इसका 120 है दोस्तों। x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर 10 निकल जाएगा। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का योग हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आता है लॉस गुना मोस बराबर संख्याओं का गुणनखंड दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स संख्याओं का गुणनखंड यहाँ तो दोस्तों हमारा हो रहा है 12x, ठीक है दोस्तों, और लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, तो उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। अच्छा ये दोनों संख्या का 120 है दोस्तों। इसका लॉस हो गया 112x, तो इसका भी मतलब 12x लॉस बराबर लॉस कर देंगे। तो यहाँ पर x मान का निकल जाएगा x का मान। अब वहाँ x का मान निकलने के बाद दोस्तों तीनों का जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद x का मान उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा इसमें 70 आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या होगा। यहाँ देखिए संख्या को हम x मान लेंगे, फिर किसी संख्या का 60% 60/100 हो गया, में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर x बराबर 200 यहाँ हो जाएगा, x बराबर 200 हो जाएगा। ऐसे यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी 15 किताबों का क्रय मूल्य। देखिए 15 किताबों का क्रय मूल्य CP 20 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। 15 किताब का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 20 में 15 5 का यहाँ पे लॉस हो रहा है दोस्तों, तो अभिष्ट प्रतिशत हानि बराबर 5 बटे यहाँ पर 20 हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100, तो 25% का हमारा हानि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 संख्याओं का औसत 15, 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 5 संख्याओं का औसत 12 हो तो अन्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए तो चलिए 20 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा 300। फिर उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का कुल योग, 5 गुना 12 12 60 हो जाएगा 60, और शेष 15 संख्याओं का कुल योग, शेष 15 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, शेष 15 संख्याओं का कुल योग तो 30 में से 15 60 को माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा, और 240 में से औसत बोल रहा है क्या होगा, तो बटे बाकी 15 बच जाएगा, तो बटे 15 बराबर 16 हमारा औसत निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यदि A अनुपात B बराबर 3/4, B अनुपात C बराबर B/C बराबर 5/7, और C अनुपात D बराबर C/D बराबर 8/9, तो तीनों को दोस्तों अगर A D के बराबर है। अब देखिए तीनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें A/B B/C C/D बराबर 3/4 5/7 8/9, तो A/D कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10/21, 10 अनुपात 21 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एक आयत का परिमाप, देखिए एक आयत का परिमाप हमको 160 मीटर दिया हुआ है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर L - B बराबर 48 है 2 × L प्लस, अब परिमाप कितना है इसका 2 × L + B बराबर क्या हो जाएगा 160, तो L + B हमारा 80 निकल गया। तो इसमें अगर दोनों को
सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा L बराबर 64 निकलेगा और B बराबर 16 निकलेगा। B बराबर 16 निकलेगा। इसमें बोल रहा है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा दोस्तों, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों 64। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों हमारा 64 गुना 16। L प्लस फिर दोनों गुना कर देंगे तो 1024 हमारा निकल जाएगा, 1024 निकल जाएगा। और वर्ग की भुजा अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो वर्ग की भुजा हो जाएगा दोस्तों 1024 का यहाँ पे रूट कर देंगे तो 32 मीटर हमारा वर्ग की भुजा आंसर यही निकल जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई मीटर में होगी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो देखिए व्यक्ति की चाल कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा, इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में निकाल के 5/18 से करेंगे गुना, तो 25/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो पुल पार करने में लगा समय, पुल पार करने में कितना समय लगा, तो 15 मिनट बराबर हो जाएगा 15 गुना 60, तो 900 सेकेंड हो जाएगा। 15 गुना 60 900 सेकेंड हो जाएगा। 15 गुना 60 900 सेकेंड, 900 सेकेंड हो गया दोस्तों। 15 गुना 60 मतलब 900 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अतः पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुना समय हो जाएगा, 4 गुना समय हो जाएगा। तो 25/18 गुना 900, तो 1250 मीटर हो जाएगा। 1250 मीटर हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यदि ए एक न्यूनकोण है और कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3 है, तो साइन ए का मान है। यदि ए एक न्यूनकोण है और कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3, तो साइन ए का मान क्या होगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3, देखिए कॉट ए बराबर कोसेक ए बराबर 3 है, ठीक है। तो कॉस ए, इसका फॉर्मूला रख देंगे, कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1/साइन ए बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए। 1 प्लस कॉस ए बराबर यहाँ सोल्व करने के बाद 3 साइन ए निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए वर्ग करने पर इसको 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर को 3 साइन ए स्क्वायर दोनों को वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए बराबर 9 साइन ए साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2 ए प्लस 2, देखिए कॉस यहाँ पे दोस्तों प्लस, देखिए कॉस 2a का फॉर्मूला होता है ये दोनों मिला के दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये नहीं, देखिए 1 प्लस कॉस 2a प्लस 2 कॉस ए माइनस यहाँ पर 9 इस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला रख दिए 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 8 बराबर 0। सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉस ए बराबर हमारा 4/5 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस ए बराबर 4/5, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 16/25, साइन स्क्वायर ए बराबर 9/25, साइन ए बराबर 9/25, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 साइन ए का मान हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश कह रहा है गरिमा का परिचय देते हुए कि उसके पिता, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी, इसके पिताजी और उसके पिताजी, गरिमा के पिताजी
उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, इकलौते पुत्र है उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, इकलौते पुत्र है। तो यही है दोस्तों, राकेश ही है दोस्तों, राकेश ही है, राकेश ही है। तो राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो यहाँ पे गरिमा हो जाएगा दोस्तों, गरिमा हो जाएगा, गरिमा मतलब राकेश की बेटी गरिमा हो जाएगी। तो राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पिता हो जाएगा दोस्तों, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीर अपने घर से 15 मीटर पश्चिम जाता है। समीर अपने घर से 15 मीटर पश्चिम जाता है और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। फिर उसके बाद वह पूरब की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों? अपने घर से देखिए, अपने घर से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर बाएं, देखिए 15 पश्चिम गया, फिर यहाँ पे बाएं मुड़ा और 20 गया, फिर वह पूरा घुमा और 25 गया, आगे 25 गया, फिर 20 गया। तो यहाँ पे 15 10 25 10 किलोमीटर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में यदि डीप को 60 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? डीप को 60, रैबिट को 100, हेयर को 72 यहाँ पर लिखा जाएगा, हेयर को 72। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए गुना का अर्थ है दोस्तों माइनस। यहाँ पे गुना की जगह पर माइनस दे दीजिएगा। और भागा का अर्थ है गुना, उसके बाद है माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस की जगह पर प्लस यहाँ पे दे दीजिएगा। और प्लस का अर्थ है भागा, अगर दोस्तों ये है तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, भागा दे देंगे, 2 3 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32 माइनस 2। सबसे पहले जोड़ देंगे दोस्तों इस दोनों, 32 34 में से 2 गया 32, आंसर सी सही होगा दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 8Q 3Q 6Q, नहीं ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2Q हो गया, 3Q हो गया, 4Q 5Q 6Q 7Q होगा दोस्तों, 343। आगे देखिए, निम्नलिखित अक्षरों की संख्या में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऐड हो रहा है सब में दोस्तों, एम में भी एक ऐड कर देंगे, एन हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, एन ई ओ, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा 16 23 31 40 50 61। इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या की जगह पर दोस्तों 73 आएगा दोस्तों, 61 के स्थान पे 73 आएगा दोस्तों। इसमें 7 ऐड हो रहा है दोस्तों, और इसमें 8 ऐड हो रहा है, इसमें 9 ऐड हो रहा है, इसमें 10 ऐड हो रहा है, मतलब एक ऐड हो रहा है दोस्तों। तो 71 प्लस 61 प्लस दोस्तों 12 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा फ्रेंड्स 73 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें कितने त्रिभुज होंगे? देखिए इसमें 3 हो गया, 3 3 6 3 9 9 9 3 12। ठीक है दोस्तों, इसमें 16 त्रिभुज होगा दोस्तों, 16। 1 2 3 4 3 7 2 10 15 26 16 हो जाएगा दोस्तों। एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6, तो यही हो गया। उसके बाद 2 अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या 2 3 हो गया। उसके बाद 4 5
4 5 हो गया और 1 6 हो गया दोस्तों। ये तरीका है दोस्तों। फिर 6 3 9 2 अंक से बना दिए। फिर 3 अंकों से त्रिभुज से बनी संख्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। उसके बाद 2 3 4 आ गया और 3 4 5 हो गया और 4 5 6 और 5 6 1 प्लस 6 1 6 1 2 ये 3 अंकों से बना संख्या है दोस्तों। तो टोटल ये भी 6 जगह 6 से 12 3 15 यही हो गया। उसके बाद एक इसमें सभी अंकों से बने त्रिभुज संख्या 1, तो टोटल मिला के 16 मार्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बालों को ईट ईट को घर, घर को मंदिर तथा मंदिर को महल कहा जाए तो पूजा कहाँ किया जाता है? तो मंदिर में किया जाता है पूजा, मंदिर को महल, तो महल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JGER, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट में अगर 2 सब में घटाएंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा। उसी प्रकार शॉर्ट में 2 वर्ड अगर हम घटाते हैं तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब किसने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक, सिद्धांत मतलब किसने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए, भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के वर्णन हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों? तो ये देखिए ग्रह सौरमंडल का भाग है, क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है और निहारिका, निहारिका देखिए दोस्तों ये सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, यह धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका से होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उनका हवन तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो इसे हेलोफाइट कहते हैं दोस्तों। इसे हेलोफाइट कहते हैं दोस्तों, हेलोफाइट कहते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं दोस्तों। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट और जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट, जल में उगने वाले को। और रसीले पौधे को सेक्यूलेंट कहते हैं और नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। ऐसे निम्न में से किस अंग का सबसे कम विचलन, देखिए निम्न में से किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? तो जब प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये लाल होता है, लाल होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे कम विचलन होता है जब प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है? ये लाल होता है, लाल। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम व बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है दोस्तों। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखिए प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक व बैंगनी रंग की सबसे कम न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन चीन में, विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन चीन में है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन चीन में है। चीन की दूरबीन का नाम फास्ट 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे चीन ने
गुइझोउ प्रांत में स्थापित, गुइझोउ प्रांत में स्थापित किया। इसे अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों को महसूस करने के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों को महसूस करने के लिए बनाया गया है। 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के नैनीताल 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है। 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था तथा 1974 में पहली बार मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है दोस्तों बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। और स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था दोस्तों 1972 में तथा 1974 में पहली बार यह मनाया गया था दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोहरा के समय हम लोग निम्नलिखित में से किसके कारण देख नहीं पाते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रकाश के परिकिरण के कारण दोस्तों हम लोग कोहरा को हम लोग नहीं देख पाते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कोहरा के समय हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। कि कोहरा के समय हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग नीला और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश। देखिए, आकाश का रंग नीला और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन मतलब 1 अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? ये ऑप्शन नंबर बी करता है दोस्तों, गीगाबाइट करता है दोस्तों, गीगाबाइट करता है दोस्तों। निम्नलिखित से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो गीगाबाइट करता है दोस्तों। देखिए, 1 गीगाबाइट 1 अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है और 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है दोस्तों। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है और 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट अक्षर संख्या को प्रदर्शित करता है। बिट अक्षर संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राजगिरी गिरिब्रज थी दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? तो ये राजगिरी गिरिब्रज थी, राजगिरी गिरिब्रज थी दोस्तों। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी गिरिब्रज थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी गिरिब्रज थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसमें राजगिरी गिरिब्रज नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में की गई थी दोस्तों। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसमें राजगिरी गिरिब्रज नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया।
और बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा, और बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में की गई तथा वह 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो ये हाइड्रोजन। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो ये हाइड्रोजन सबसे अनुकूल है दोस्तों। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। पर्यावरण के सबसे अनुकूल क्या होगा दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। वाहनों तथा विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में इसके नए प्रयोग पाए गए हैं और ईंधनों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा है। और यह जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है, इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था। और नमी दलदली भूमि क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। नमी दलदली भूमि क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित? ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित? ये फुटबॉल से संबंधित है। ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये फुटबॉल खेल से संबंधित है ड्यूरंट कप। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, पोलो। देखिए पोलो जो है दोस्तों, पोलो खेल से एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप। पोलो कप, एजार कप, क्लासिक कप और राधा मोहन कप ये दोस्तों पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है ड्यूरंट कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। ड्यूरंट कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी ये सब क्रिकेट से संबंधित है। ये ट्रॉफी की बात जहाँ भी दोस्तों देखिए, रणजी, ईरानी और CK नायडू ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आगा खां कप, बेटन कप, रंगा स्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप, बेटन कप, रंगा स्वामी कप ये सब हॉकी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, और भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो और भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। और नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा।
देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये नागरिकों का मौलिक अधिकार दोस्तों, नागरिकों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है और भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोजोम की संख्या होती है कितनी? तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोजोम्स की संख्या होती है 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 23 जोड़े होते हैं। सामान्यतः मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ियों में से 22 को ऑटोसोम कहा जाता है और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान होते हैं। हालांकि अंतर गुणसूत्र की अंतिम जोड़ी 23वीं जोड़ी में है और यह महिलाओं और पुरुषों में भिन्न होता है। वे किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऐसे भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यगण ही इसको चुनते हैं। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? ये नदियाँ हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत ये नदियाँ हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत ये नदियाँ हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं। सागरीय जल में कई रसायन होते हैं जो इसे लवणीय बनाते हैं। सागरीय जल में कई रसायन होते हैं जो इसे लवणीय बनाते हैं। इनमें से अधिकांश चट्टान और मिट्टी में घुले रसायनों को ले जाने वाली नदियों से वहाँ पहुँचते हैं। इसमें से मुख्य सोडियम क्लोराइड नमक है। देखिए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं। सागरीय जल में कई रसायन होते हैं जो इसे लवणीय बनाते हैं। इनमें से अधिकांश चट्टान और मिट्टी में घुले रसायनों को ले जाने वाली नदियों से वहाँ पहुँचते हैं। इनमें से मुख्य सोडियम क्लोराइड नमक है दोस्तों, याद रखिएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये नदियाँ हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? हिंद महासागर और लाल महासागर को देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी, बाब अल मंडेव दोस्तों, ये हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि दोस्तों ये काला सागर और मनवड़ा सागर को जोड़ती है दोस्तों। बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मनवड़ा सागर को। और हॉर्मुज जल संधि दोस्तों फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी जोड़ती है हॉर्मुज जल संधि। और बाब अल मंडेव ये हिंद महासागर एवं लाल महासागर को जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों? हड़प्पा का ये लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों। सॉल्यूशन फ्रेंड्स, लोथल हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था जो अब गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण स्थलों में से एक था जो अब गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में शामिल है 465 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में शामिल है 465 अनुच्छेद और 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका, वर्तमान में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद और 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल है दोस्तों। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो ये प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता। प्लेटिनम का प्रयोग
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो प्लेटिनम का, सिलिकॉन का होगा, गैलियम का होगा, जर्मेनियम का होगा। देखिए फ्रेंड्स, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। और सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय की दृष्टि से समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय की दृष्टि से समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय की दृष्टि से समानता के अधिकार से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता की दृष्टि से ये है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य की दृष्टि से न्याय की दृष्टि से समानता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये तो सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर में दिए गए सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है तथा सभी भागों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, समान ताप पर ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होगी? तो हाइड्रोजन गैस में होगी दोस्तों। हाइड्रोजन गैस। समान ताप पर ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होगी? तो ये हाइड्रोजन गैस में अधिकतम होगी। समान ताप पर ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होगी? तो हाइड्रोजन गैस में ये अधिकतम होगी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, समान तापमान पर हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के अणुओं का आणविक भार दूसरी गैसों के अणुओं के मुकाबले कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन के अणु दूसरी गैसों के अणुओं के मुकाबले हल्के होते हैं और अतः हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की और राष्ट्रीय आपात ये 352 के तहत। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।